मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. I hope that you all will be very fine, healthy, happy at your residence, and will be enjoying a lot. If you will not be enjoying, at least you will be safe at least inside your house. That is also great achievement for us. And stay safe, be healthy and happy. That is my pray to God. Okay. तो यस्टरडे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ एक्सरसाइज के बारे में, और मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज करके आपको दिखानी है, और अभी तक किसी की तरफ से कोई पहल नहीं हुई. सो दैट इज़ नॉट गुड. आप प्लीज़ इन चीज़ों को सीरियसली लीजिए, ठीक है ना. आप जो चैप्टर यहाँ पढ़ा दिया जाएगा, अगर आपकी बोर्ड की तैयारी में समय कम रहा तो चैप्टर फिर स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा. क्योंकि मैं तीनों सेक्शन को पढ़ा रहा हूँ, तो संभव है कि वो चैप्टर समय बचाने के लिए बाद में टीचर आपके क्लास में डिस्कस ना करें. तो रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों को आप सीरियसली लीजिए, एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए, ठीक है, और तैयारी करिए. तो टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7. अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करने जा रहे हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पावर शेयरिंग. ओके, अरेंजमेंट्स इन बेल्जियम एंड श्रीलंका. बेल्जियम और श्रीलंका में जो पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट किया गया है, उसके बारे में जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं उनको देखिए, उनको कंसीडर करिए. अब वो स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं. पॉइंट नंबर ए, इन बेल्जियम द डच स्पीकिंग मेजोरिटी पीपल ट्राइड टू इम्पोज देयर डोमिनेशन ऑन द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी. बेल्जियम में क्या था, क्या ऐसा था, आप सोचिए कि डच स्पीकिंग मेजोरिटी लोग जो थे, उन्होंने अपनी फीलिंग्स को, अपनी इच्छाओं को, उन्होंने जो दूसरे लोग थे, आई मीन जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, उन लोगों के ऊपर इम्पोज कर दिया. कैसा था. बी जो है ऑप्शन, इन श्रीलंका द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट सॉट टू इंश्योर द डोमिनेंस ऑफ सिंगला स्पीकिंग मेजोरिटी. श्रीलंका में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उसमें इंश्योर किया गया कि सिंगला लैंग्वेज स्पीकिंग मेजोरिटी है, उन लोगों को, हाँ मतलब उन लोगों को मेजोरिटी मिले, उन लोगों को सही से सब कुछ मिले, मतलब उन्हीं के फेवर में काम करने के लिए था बेटा. सी द तमिल्स इन श्रीलंका डिमांडेड अ फेडरल अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, लैंग्वेज, इक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स. जो तमिल लोग थे श्रीलंका में, उन्होंने डिमांड किया कि हमें पावर शेयरिंग में, मतलब हमें पावर शेयरिंग में पार्टिसिपेशन चाहिए. क्यों? क्योंकि हमारे बेटर अरेंजमेंट के लिए, एक फेडरल अरेंजमेंट के लिए. क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स, सभी में हमें फ़ायदा होगा. या डी, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम यूनिटरी गवर्नमेंट टू अ फेडरल वन प्रिवेंटेड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स. और जो बेल्जियम का ट्रांसफॉर्मेशन था, कहाँ से, फ्रॉम यूनिटरी गवर्नमेंट, फ्रॉम सिंगल गवर्नमेंट टू फेडरल गवर्नमेंट, मतलब कई सारी गवर्नमेंट. फेडरल माने होता है परिषद, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट में. ओके, तो और जो यूनिटरी गवर्नमेंट, मतलब दैट इज ऐसी कंट्री जहाँ पर केवल एक गवर्नमेंट हो, कोई स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट ना हो, सिर्फ एक गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको कहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट. ओके, तो क्या जो ये प्रकार का जो बेल्जियम में सिंगल गवर्नमेंट से जो तीन तीन गवर्नमेंट वाला सिस्टम आया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट वाला, प्रिवेंटेड अ पॉसिबल डिवीज़न, ठीक है ना, प्रिवेंटेड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन द लिंग्विस्टिक लाइन्स. उसने देश को लैंग्वेज के नाम पर बंटने से बचा लिया. क्या सच बात है? तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर गिवन अबव आर करेक्ट. आपको देखना है कि ऊपर जो दिए गए हैं उनमें कौन कौन सा सही है. तो देखिए बेटा, इसमें ए बी सी डी 4 हैं, तो 4 में जो ए है वो तो 100% गलत है. इन बेल्जियम द डच स्पीकिंग मेजोरिटी पीपल ट्राइड टू इम्पोज देयर डोमिनेशन ऑन द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, 100% गलत है. दिस इज अ रॉन्ग आंसर. ऐसा कुछ नहीं था. वहाँ डच और फ्रेंच सबको बराबर और राइट दिया गया था, ठीक है ना. अपार्ट फ्रॉम दैट सेकंड सही है, ठीक है, थर्ड भी सही है और फोर्थ भी सही है. तो बी सी एंड डी इसका करेक्ट आंसर है. जो आंसर नंबर डी है, जिसका ऑप्शन है बी सी एंड डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. बी सी एंड डी करेक्ट है, ए इनकरेक्ट है, ठीक है. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 8.
मैच लिस्ट फ्रॉम द पावर शेयरिंग विद लिस्ट टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इसमें दो लिस्ट दी हुई है बेटा, देखिए यही फॉर्मेट आपके बोर्ड एग्जाम में आने लगा है, ठीक है ना। जैसे इस पेपर में देखिए इस तरह से आएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसी फॉर्मेट पर आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर अब लगभग इसी फॉर्मेट पर आने लगे हैं, MCQs टाइप क्वेश्चंस। मैच लिस्ट 1 फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग विद लिस्ट 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो इन द साइड्स। अब आपको फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ना है, ठीक है ना। तो उसमें जो आपका ऑप्शन नंबर पहला है लिस्ट 1 का पहला, देखिए पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऐसी गवर्नमेंट को क्या कहते हैं जिसमें पावर शेयर्ड जो हैं वो अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है ना, सेपरेशन ऑफ पावर्स, कोलिशन गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो इसको ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट ना, इसको कहते हैं बेटा सेपरेशन ऑफ पावर। पहले का बी होगा, लिस्ट 2 का बी और लिस्ट 1 का 1 करेक्ट मैच है। पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, इसको कहते हैं बेटा सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर्स। दूसरा है पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, पावर शेयर्ड, ठीक है ना, अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, इसको कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट, ओके। तीसरा है पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, इसको कहेंगे बेटा कम्युनिटी गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। चौथा है पावर शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, इसको कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। तो 4 का सी 2 में है, और इसके बाद 3 का ए, 3 का ए, ये आपका सी विकल्प सही है बेटा, सी सही है, BDAC, BDAC ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट योर आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, है ना। नीचे ये इस तरह का क्वेश्चन भी आने लगा है, तो अब इसको भी आप समझिए। नीचे 2 स्टेटमेंट हैं पावर शेयरिंग के, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि दोनों में कौन सा सही है, ठीक है ना। ऑप्शन ए क्या कहता है, ऑप्शन ए कहता है कि पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। ऑप्शन ए क्या कह रहा है बेटा, पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, बिल्कुल भाई सही जवाब है, पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी 100% सही उत्तर है। ऑप्शन बी कहता है इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। अगर पावर शेयरिंग है तो हाँ, अगर पावर शेयरिंग है तो जो सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांस हैं वो बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते जाते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ये भी दोनों सही हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका ऑप्शन बी सही होगा कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही है कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू इन द रिगार्ड ऑफ पावर शेयरिंग, ओके। तो इस तरह से बेटा मैंने आपकी ये फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज भी ख़त्म कर दी। अब अगर फर्स्ट चैप्टर में आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है या कुछ भी आप मुझसे और डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इस तरह से आपका फर्स्ट चैप्टर समाप्त हुआ, और मैं चाहूँगा कि आप इसकी एक्सरसाइज करें, ठीक है। तो ये चीज़ भी देखने वाली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। सेकेंड चैप्टर फेडरलिज्म, we would like to start our second chapter फेडरलिज्म। अगेन आई रिक्वेस्ट, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है फर्स्ट चैप्टर से तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ लीजिए, आप मुझसे पूछ लीजिए, संकोच मत करिएगा। ग्रुप में, इंडिविजुअल या फ़ोन करके, जैसे भी आप पूछना चाहें, यू मे आस्क इट टू मी। नाउ वी आर मूविंग फॉर आवर सेकेंड चैप्टर ऑफ SST, दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म।
दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म, है ना। फेडरलिज्म एक अच्छा वर्ड है। देखने देखिए रेड रेड कितना प्यारा लग रहा है। ये दुनिया के वो देश हैं जहाँ पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि बेल्जियम ने फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट अपनाया है ना। फेडरलिज्म माने होता है परिसंघ, मतलब व्हेन अ कंट्री इज डिवाइडेड on the basis of several levels of government, like central government, state government, then local self government, then such a things, and when the rights are given on all the, I mean on each level. So देखिए अब चीज़ों को समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। व्हेन अ कंट्री इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ओके, इन फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, and when the rights of each government are different to one another and are separate, okay, it means no interference of another government will be considered in the area of another government, okay. It means each government is different from one another, each government is separate from the point of view of rights from another government. And what is another aspect of federalism, that each form of government respects another government, okay. Means central government will respect state government, while state government respects central government. Local self government will respect central government and state government, while state government will also respect local self government, okay. So there is a feeling of honor and respect for all the levels of federalism, all the level of governments. Now federalism, the word federalism has been derived from the word federal. You know federal means a union. Federal means a kind of union. So union means the union of governments, different for India. And now see in on this red thing, India is totally red. It means that India is also federal government country, okay. Through only 25 of the world of 1930 countries have federal and political system. So these red areas are such a country where there are federal form of government is found, okay. So federal form of government, in federal form of government, all the rights and subjects are separated, exactly told to the various type of governments that are found in a country. The central government will be told that you are having so and so right, the state government will be told you are having so and so right, then the local self government will also be told that you are having so and so right, okay. So in such a way the things are to be told, okay. Then federalism, okay. And in such a way we would like to start this chapter. Then overview, now we start this one, soon the things, as the I will be familiar with the things, then I would like to clear it to you also. So let's start. In the previous chapter we noted that the vertical division of power among different levels of government is one of the major form of power sharing in modern democracies. Underline, the first line is very much important, underline this thing. In the previous chapter we noted that the vertical division, now again remember, one was vertical division, another was horizontal division. Horizontal division means the power sharing, the division of power sharing among legislature, executive and judiciary, while the vertical power sharing means the division of power among the division of power among central government, state government and local government. So here we are discussing about vertical form of power sharing. In the previous chapter we noted that the vertical division of power sharing among the different levels of government is one of the major form of power sharing in the modern democracies. Now we can say that the vertical division of power sharing has become a major form of power sharing in modern democracies. It is most commonly referred to as federalism. Underline this one. Vertical in a very simple word, if you want to say, then you can say that vertical form of power sharing can be easily referred to federalism. We begin by describing federalism in general terms. The rest of the chapter being tries to understand the theory and practice of federalism in India.
In the very beginning we would like to understand, now see this heading, that what is federalism. In the very starting we would like to think that what is federalism, and but later on, from some other aspect, I mean from some other pages, we would like to 100% think that what is the role of federalism, and what is the nature and scope, what is the practice of federalism in our country, in our democracy in India. Okay. A discussion on the federal constitutional provisions is followed by an analysis of the policies and politics that has strengthened federalism in practice. Okay. A discussion is also made on the federal constitution provision is followed by, I mean, analysis of the policies and politics. Okay, a different kind of overlook has also been given. A different kind of discussion has also been made in this chapter on the constitutional provinces. That what are the basic constitutional provinces for the federalism in India, and constitutional provinces is followed by an analysis, and after that, after just talking about the constitutional provinces, we will try to analysis of the policies and politics that has strengthened federalism in practice. And we would like to discuss on this topic also, that what are the what are the policies and what are the politics, what is the politics that has become that has I mean that has imparted our the feeling of federalism in our country. Towards the end of the chapter, we turn to the local government, and finally at the very end of the chapter we would like to turn to the local government, a new and third tier of uh, uh, Indian federalism. So finally in the last pages we would like to see that what is the role of local self government in India. Okay. And this is a very new tier or new form of federalism, so that become very much important for us. So this is the keynote for the second chapter, that is called federalism. Okay, that is called federalism, and this is very interesting chapter also. So now if you see to this paragraph, Russia, India, Australia, then Ethiopia, Nigeria, South Africa, Spain, United Arab Emirates, okay, then Pakistan, then Bosnia, Austria, Germany, Belgium, Switzerland, Spain, Russia, Malaysia, then Argentina, Brazil, United States of America, Mexico, Canada. Then these are some very important places of the world that are federal in nature, that are फेडरल इन नेचर, है ना. तो आई कैन होप कि आपको फेडरलिज्म कुछ समझ में आया होगा. आई अंडरस्टैंड, एंड what I would like to say to you finally, that please complete your first chapter exercise, please complete your notes of first chapter. If you don't able to understand, then politely please ask it to me. I am 100 times ready to clear your doubts. I am 100 times ready to teach you what the important is. And I think there must be some क्लियरिंग ऑफ योर कॉन्सेप्ट अबाउट फेडरलिज्म ऑल्सो. अभी आज की चीज़ें सुन करके आपको थोड़ा सा ये लगा होगा कि फेडरलिज्म क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है ना. तो हम अब अगले चैप्टर्स में इन सब चीज़ों को समझेंगे और बारीकी से समझेंगे, ठीक है. और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस चैप्टर को स्पेसिफिक पढ़ना है, रोल ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया. हम इस कॉन्टेक्स्ट में इस चैप्टर को 100% देखेंगे, सही से पढ़ने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, हेल्दी एंड हैप्पी होंगे. अगर किसी और को कोई प्रॉब्लम है देन पोलाइटली आस्क इट टू मी. आई एम रेडी टू एक्सप्लेन व्हाट डू यू वांट टू बी एक्सप्लेन बाय मी. और अपने नोट्स बनाइए, पढ़ाई जारी रखिए. आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अच्छा करते रहिए लाइफ में, करियर में. दैट इज़ माई प्रे टू ऑलमाइटी. इन्हीं शब्दों के साथ आज आपका होमवर्क यही है कि आप फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज करके सबमिट कर दीजिए. फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज करके सब लोग सबमिट कर दीजिए. इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख करके सबमिट कर दीजिए, ठीक है ना. और थोड़ा फर्स्ट चैप्टर के बोर्ड पेपर पर भी डिस्कस कर लीजिए, ठीक है ना. बोर्ड जो एग्ज़ाम में 10 के लास्ट ईयर की एग्ज़ाम में या उसके पहले की एग्ज़ाम में जो फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस आए हैं
उनको बेटा एक अलग कॉपी पे लिखते चलना, उनको डिस्कशन कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। हम कल के लेक्चर में फिर मिलेंगे। टिल दैट टाइम टेक केयर अबाउट योर सेल्फ, विश यू वेरी गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम।